हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस माइंड मैप सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर को। यस दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन के आते हैं और इस पर्टिकुलर सेशन में आप सारे ही उन कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर लोगे। ठीक है, सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों पहले एक चीज और बता देता हूं, इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन इस बार नीट के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। और आज के इस माइंड मैप सेशन में मैंने थोड़ा सा चेंज भी किया है, मुझे उम्मीद है आप लोग एंजॉय करोगे इसे। स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर हम इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो आप मेंशन करोगे रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। राइट, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है आप क्या मेंशन करोगे, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस एनर्जी। आप यहां पे देखिए, एन एनर्जी रिलीजिंग एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलोगे, अगर आप एनसीईआरटी को भी फॉलो करोगे तो आप क्या बोलोगे, ये एक एनर्जी रिलीज करने वाली, एंजाइम के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाली कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस है। यहां पे आप देखेंगे कि स्टेप वाइज मैनर में ऑक्सीडेशन या फिर ब्रेक डाउन होगा फूड का। क्या होगा, स्टेप वाइज मैनर में ब्रेक डाउन ऑफ फूड यहां पे देखने को मिलेगा। और फूड में भी आप फूड सब्सटेंस को मेंशन करोगे। और कहां पे होगा बच्चों, ये होगा आपका लिविंग सेल के अंदर। कहां पे, क्या डेड सेल में? नहीं बेटा, डेड सेल में नहीं होगा, ओनली लिविंग सेल। क्या सर डेड सेल होती भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में? हाँ बेटा होती है। अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट में आप देखेंगे जो स्क्लेरेनकाइमा सेल है वो डेड सेल है, प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट है, मगर वहां पे ये प्रोसेस नहीं चल रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट, एनर्जी रिक्वायरिंग फॉर ऑल एक्टिविटी लाइक एब्जॉर्प्शन, मूवमेंटेशन, रिप्रोडक्शन, ब्रेक डाउन या फिर ब्रीथिंग। आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अपनी बॉडी में, उन सारी की सारी प्रोसेस में आप देखेंगे एनर्जी की जरूरत पड़ रही होगी, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होंगी वो। सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप क्या देखेंगे, ब्रेक डाउन होगा फूड मटेरियल का विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए सारी जद्दोजहद किस लिए चल रही है, सिर्फ एटीपी प्रोडक्शन के लिए। इस पर्टिकुलर रेस्पिरेशन टॉपिक में आप यही देखेंगे। नाउ लुक, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टेक प्लेस। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो कहां हो रहा है, साइटोप्लाज्म में होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये जो इवेंट चल रहा होगा, अगर एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखेंगे, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन की स्पेसिफिकली प्रोसेस है, आपको साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर? बढ़िए, आगे और समझिए। आगे बढ़ने से पहले इस रिएक्शन को जरा देख लीजिए। यहां पे आप देखेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको कहां से मिलता है, फूड के थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। ये आपको कहां पे मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, आपके नेजल पार्ट के थ्रू। राइट, और आप देखेंगे यहां से आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं बना बना के और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में आप खूब सारी एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। इज इट क्लियर? बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे समझिए चीजों को। नेक्स्ट लुक, अगर आप यहां पे मेंशन कर रहे हैं कि ब्रेक डाउन हो रहा है सब्सटेंस का, बोले तो ग्लूकोज का, तो उसमें आप क्या देखेंगे, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होती है उसके बीच में एनर्जी फिल होती है। तो आप क्या देखोगे, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल लीडिंग टू रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप क्या देखेंगे, इस प्रोसेस में एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जिस प्रोसेस को आप स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो आप रेस्पिरेशन में, कि यहां पे सीक्वेंशियल मैनर में ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कार्बन कॉम्प्लेक्स बॉन्ड होगा, जिस ब्रेक डाउन प्रोसेस से आप देखोगे स्टेप वाइज मैनर में कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, एंड दिस प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। आगे समझिए, द कंपाउंड दैट गेट ऑक्सीडाइज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यहां पे आप क्या नोटिस करेंगे, जो कंपाउंड है जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो क्या है बेटा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। नेक्स्ट आप आगे देखिए कि एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन इज नॉट यूज डायरेक्टली बट यूटिलाइज इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। यहां पे जो सबस्ट्रेट ब्रेक हो रहा है उससे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या वो एनर्जी डायरेक्टली यूज होती है? नहीं, वो एनर्जी यूज होती है, यूटिलाइज होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। वो एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए एनर्जी यूटिलाइज होती है। राइट, एंड विच इज ब्रोकन डाउन व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। फिर एटीपी ब्रेक होते हैं जब भी एनर्जी की जरूरत होगी। आप इस प्रोसेस में एटीपी बना बना के रखते रहते हो। एटीपी को बोले तो एटीपी एनर्जी के कॉइन होते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर होते रहते हैं। फिर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होगी उसमें ये एटीपी फेंक के मार दिए जाएंगे, है ना, कि लो खर्च कर लो एटीपी। राइट, सो यू कैन से एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की, हमारी बॉडी की या किसी भी लिविंग सिस्टम की जो एनर्जी करेंसी है वो आप क्या मेंशन करोगे, एटीपी।
रेस्पिरेशन कंज्यूम ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। अगर आप देखेंगे इस प्रोसेस को, रेस्पिरेशन को, तो आप यहाँ पे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को कंज्यूम कराता हुआ दिखाएंगे और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एटीपी बनेंगे। आप एक चीज और मेंशन करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे एक रिलेशन भी मिलेगा जिसको मैं आगे बस एक्सप्लेन करूंगा। प्लांट कैन गेट अलोंग आउटसाइड रेस्पिरेटरी ऑर्गन बिकॉज, आप अगर प्लांट के रेस्पेक्ट में बात करें, अगर आप प्लांट में ये चीज बात करें, प्लांट में अगर ये चीज देखेंगे तो प्लांट में क्या कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा? नहीं सर, आपको प्लांट में कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं, ईच पार्ट कैन टेक केयर ऑफ इट्स ओन, है ना, उसके पास अपना खुद का गैसियस एक्सचेंज का तरीका है कि वो कैसे एक्सचेंज करेंगे, कई सारे मीन्स है, राइट। सो दे डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज। पहली बात तो बहुत ज्यादा ग्रेट डिमांड ऑफ गैसियस एक्सचेंज होती नहीं है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है। आप प्लांट में देखेंगे क्या कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है क्या? उसके लंग्स होते हैं? नहीं, उसकी बॉडी के सरफेस एरिया से ही वो काफी हद तक गैसियस एक्सचेंज की प्रोसेस को परफॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस दैट gases must diffuse in the large plant is not great। आप क्या देखेंगे कि जो डिस्टेंस है गैसियस एक्सचेंज की या गैस डिफ्यूजन की, वो प्लांट में बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होती, राइट, वो बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होती। वो क्या करते हैं, वहीं के वहीं आपने देखा होगा कई सारे सरफेस एरिया पे स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टोमेटा है, लेंटिकल्स है, कई सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर है जिनके थ्रू वो गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म कर लेते हैं, राइट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज इन द लीव्स एंड डिफ्यूज टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट लीफ, राइट। आप क्या देखोगे, जब फोटोसिंथेसिस होती है उस समय ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, वही ऑक्सीजन काफी हद तक और यूटिलाइज हो जाती है, तो बहुत ज्यादा वो डिपेंडेंसी भी नहीं शो करते कि बाहर से एक्सचेंज करेंगे ही करेंगे। लाइक यू, आपको चाहिए ही चाहिए, हर प्रोसेस में ऑक्सीजन चाहिए, ऐसा नहीं आपकी स्किन के थ्रू ऑक्सीजन चली जाएगी, नहीं, राइट। प्लांट के पास एडवांटेज है ये वाली। अब आगे बढ़िए और समझिए कि मैंने अभी मेंशन किया था कि कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे अब क्या मेंशन कर रहे हो कि जब ब्रेकडाउन हो रहा है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, तो यहाँ पे आप ऑक्सीजन दे रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे एक वैल्यू कहलाती है आरक्यू वैल्यू, जहां पे आप क्या देखोगे कि कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है व्हेन, जब आप ऑक्सीजन को कंज्यूम करा रहे हो। जब आप देखोगे कंज्यूम हो रहा है क्या ऑक्सीजन, जब कंज्यूम होगा तो उस रेस्पेक्ट में आप क्या बोलोगे कि उसी रेस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व भी होगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। आप आगे देखिए, आगे समझिए कि कितनी वैल्यू आएगी फिर ये आरक्यू वैल्यू फिर क्या होगी। अगर आप यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसके लिए वैल्यू 1, प्रोटीन के लिए यही वैल्यू 0.9 और पेप्टाइड के लिए, प्रोटीन और फिर फैट के लिए स्पेसिफिकली ये वैल्यू सबसे कम होती है, राइट। आप यहाँ पे आरक्यू वैल्यू पे आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़ा सा इस पे भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है बच्चों, वो एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दो तरीके से काम करती है। एरोबिक बोले तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक बोले तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम मेंशन करेंगे कि ये एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, जहां पे एनर्जी रिलीज होती है स्टेप वाइज मैनर में, स्टेप वाइज कैटाबॉलिक प्रोसेस पे। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब फूड का होता है, ग्लूकोज का होता है, तो आप क्या देखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और फिर आप देखोगे यहाँ पे इन द एंड ऑक्सीजन भी रिलीज होगी एज टर्मिनल सबस्ट्रेट, टर्मिनल ऑक्सीडेंट। इज इट क्लियर? यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब आप मेंशन कराओगे तो लास्ट में आप क्या देखोगे, लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ये सारी चीजें रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा, अलोंग विद एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे आप नोटिस करिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसमें 3 स्टेप होंगी, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन बोले या फिर आप इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोल सकते हैं, या फिर लास्ट की जो एटीपी सिंथेसिस की प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप मेंशन कर रहे हैं कि 3 स्टेप में ये पूरी प्रोसेस डिवाइडेड है। इज इट क्लियर? आप मेंशन कर रहे हो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में डिवाइडेड है। द वेरी फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस। चलिए समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस की अगर आप बात करें तो आप इसको मेंशन करेंगे ईएमपी पाथवे। क्या और मेंशन कर रहे हो इसको? ईएमपी पाथवे। व्हाई यू आर सेइंग दिस ईएमपी पाथवे? बिकॉज कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम स्टार्टिंग के ऐसे ही है, राइट। नाम क्या है? एम्बिडन, मेयरहॉफ, पेरेनस एंड पेरेनस। ये 3 साइंटिस्ट थे जो इनकी डिस्कवरी में इन्वॉल्व थे, सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे, राइट। यहाँ पे आप देखोगे पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, किसमें होता है? वो भी पायरुविक एसिड में। और इसमें आप देखोगे एटीपी और एनएडीएच स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल बनते हैं, राइट। और ये प्रोसेस आपकी परफॉर्म कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में, एंड इनिशिएटेड इन द प्रेजेंस ऑफ
ग्लूकोज। आप क्या देखेंगे, प्रोसेस इनिशिएट कैसे होती है, ग्लूकोज की प्रेजेंस में, जब उस पे फॉस्फोराइलेशन होता है बाय एंजाइम कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। यहां पे जो फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज पे प्रोसेस की स्टार्ट में, वो कौन करता है, हेक्सोकाइनेज, या फिर आप ग्लूकोकाइनेज भी मेंशन कर सकते हैं, नॉर्मली लिवर में वो मिलता है, राइट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बन रहा है देन कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड बाय फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। आप क्या देखोगे, अब आइसोमराइजेशन होगा। ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। हुआ क्या यहाँ पे, आइसोमराइजेशन हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, आइसोमराइजेशन हो गया, राइट। नेक्स्ट देखो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट देन फर्दर फॉस्फोराइलेट बाय एंड कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बाय एंजाइम कॉल्ड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और इस प्रोसेस में भी एटीपी खर्च होगा। अब आपने क्या देखा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक और फॉस्फोराइलेशन हुआ, बन गया क्या, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और इस प्रोसेस में एक एटीपी भी खर्च होगा और एंजाइम यहां पे जो लगेगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज लगेगा। इज इट क्लियर, यहां पे एक स्पेसिफिक एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आएगा। आगे देखो, ग्लाइकोलाइसिस में कंज्यूम कितने एटीपी हो जाते हैं, 2 एटीपी कंज्यूम हो जाते हैं, मगर बनते कितने हैं, 4 एटीपी बनते हैं। तो आप मेंशन कर सकते हो कि ड्यूरिंग कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द पायरुविक एसिड यू कैन मेंशन कि फॉर्मेशन किसका हो रहा है, 2 एटीपी का हो रहा है एज वेल एज 2 NADH मॉलिक्यूल का भी हो रहा है। इज इट क्लियर, NADH 2 मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हो रहा है। आगे समझो, ईच NADH मॉलिक्यूल हैज इक्विवेलेंट टू द 3 ATP रिजल्टिंग इन द नेट गेन ऑफ 8 ATP मॉलिक्यूल इन द ग्लाइकोलाइसिस। आप ये बात भी मेंशन करके चल रहे हो कि एक NADH मॉलिक्यूल 3 ATP के बराबर है, तो 2 NADH है तो 3 दूनी 6, 6 ATP यहां से आ गए और 2 ATP डायरेक्टली, तो आप बोलोगे क्या कि ग्लाइकोलाइसिस के एंड में कंप्लीटली आप बोलोगे 8 ATP बन सकते हैं। इतना समझ में आया, कितने एटीपी बन सकते हैं, 8 एटीपी बन सकते हैं। चलो इसी बात को हम ऑर्डर में समझते हैं, एक रिएक्शन के तरीके से समझते हैं। चलो देखो, यहां पे कैसे समझोगे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ग्लिसरीडिहाइड 3 फॉस्फेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पायरुवेट और पायरुविक एसिड आप मेंशन कर रहे हो। यहां तक पायरुवेट तक क्या मेंशन कर रहे हो, ये क्या आपने मेंशन किया, ये आपने मेंशन किया कि कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। आया समझ में, ये प्रोसेस किस मैनर में कंप्लीट हो रही है, आपने ये मेंशन किया। मैं जरा यहाँ पे लिख के भी आपको समझा सकता हूँ, ऐसी कोई दुविधा की बात नहीं है। पहली स्टेप क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, राइट। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, एक एटीपी खर्च हुआ होगा, एक एटीपी लगा होगा जो ADP ADP में बदल गया होगा। इस समय एंजाइम हेक्सोकाइनेज होगा, हेक्सोकाइनेज, और ये स्टेप इरिवर्सिबल स्टेप है, पीछे भी नहीं जा सकती। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक और एटीपी यहाँ पे खर्च हुआ होगा, ATP, और वो ADP में बदल गया होगा। और यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, ये भी रिवर्सिबल स्टेप है। एंजाइम क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, PFK 1 होता है एक्चुअली में, तो इसको मेंशन करते हैं। फ्रक्टोज 1,6 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 1,6, क्योंकि 6 पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन हुआ है, तो क्या कंडीशन हो गई, 1,6 बिस फॉस्फेट की कंडीशन हो गई। नेक्स्ट अब आप क्या देखेंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लिसरीडिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल में, जो कि इंटर कन्वर्टेबल होंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, राइट। ये तीनों के, ये दोनों के दोनों 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल है। ये कितने कार्बन के हैं, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल है। अब आगे कहानी बढ़ेगी, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। ये कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ये कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, राइट। वो कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और फाइनली पायरुविक एसिड। इस तरीके से आपको ये स्टेप देखने को मिलेंगी। बस सम टोटल जो ध्यान रखने की चीज है वो इतनी सी है कि 2 जगह एटीपी खर्च हो रही है, पहली और तीसरी स्टेप पे, 4 जगह एटीपी रिलीज हो रहा है 7वीं स्टेप पे और 10वीं स्टेप पे, राइट। 10 स्टेप की ये प्रोसेस है, और 2 स्टेप, एक ही स्टेप पे आप मेंशन कर सकते हो कि 6 स्टेप पे 2 बार NADH रिलीज होता है, राइट। यहाँ पे क्या होगा, NADH रिलीज होगा, और पर्टिकुलर एंजाइम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो एक ही इस पर्टिकुलर इमेज में आप सारी चीजें याद कर सकते हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर इमेज में आपको सारी चीजें याद करने को मिल जाएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कि इन द एंड हमारे पास क्या बना, हमारे पास इन द एंड पायरुविक एसिड बना, पायरुवेट बना। अब वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। इस प्रोसेस को हम लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। लिंक रिएक्शन मतलब पायरुवेट कन्वर्ट किस में होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए और समझिए,
कि ये जो पायरुवेट है, जो पायरुविक एसिड है, इसके 3 फेट हो सकते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में अगर मसल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अगर ईस्ट में हो रहा है तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अलग अलग पाथवे भी ये यूज कर सकता है। जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपकी मसल्स में भी होता है। देखिए यहाँ पे कि पायरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जो पायरुविक एसिड है बेटा वो की प्रोडक्ट है किसका? ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस का। फर्दर इसका बैकग्राउंड पायरुविक एसिड का अलग अलग कंपोनेंट में हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ सेल। अगर एनर्जी की अलग अलग तरीके से डिमांड है सेल को तो इसका अलग अलग तरीके से ब्रेक डाउन होगा। एज वेल एज अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और प्रेजेंट नहीं है उस बेसिस पे भी अलग अलग तरीके से इसका यूटिलाइजेशन होगा। एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो मसल्स में ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनसफिशिएंट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय एंजाइम कॉल्ड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे एंजाइम क्या होगा? लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और यहाँ पे क्या देखोगे? NADPH जो बनता है ना, NADH जो बनता है वो भी यूटिलाइज हो जाता है। नेट गेन सिर्फ 2 ATP का हो पाता है। सम टोटल 2 ATP बन जाते हैं, मगर ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए तुरंत के तुरंत तो ATP देने थे, फेंक के मार दिए 2 ATP, ये लो बन गए। आया क्या समझ में? बढ़िया आगे की तरफ। और आगे समझिए कि इन फर्मेंटेशन में जब आप बात करेंगे कि यही चीज फर्मेंटेशन में देखेंगे तो फर्मेंटेशन में ईस्ट के द्वारा क्या होगा कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट होगा एथेनॉल में और 2 कार्बन और फिर 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में। यहाँ पे आप क्या देखोगे? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब भी यूज होगा 6 कार्बन का है तो वो 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में और 2 कार्बन के एथेनॉल के स्ट्रक्चर में ब्रेक हो जाएगा। इसमें 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। याद रखना लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती। इंस्टेड दूसरी तरफ यहां पे आप क्या देखोगे? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है, एथेनॉल आपका 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, आगे देखिए एंजाइम इन्वॉल्व इन पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेशन एंड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज कैटलाइज दिस रिएक्शन। यहाँ पे पर्टिकुलर एंजाइम कौन कौन से हैं? पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज इन्वॉल्व होगा और यहाँ पे अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज कैटलेज इन्वॉल्व होगा। राइट, इन बोथ द प्रोसेस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी वो बहुत कम होगी। और मैं मेंशन कर देता हूं सिर्फ 2 ATP होंगे। मैं अक्सर समझाता हूं कि भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में एरोबिक रेस्पिरेशन करो। क्यों कर रहे हो इसको? एनर्जी मिलेगी नहीं, फिर बाद में दोबारा से रिसाइकल करने जाओगे। ठीक है, एक बात और समझिए कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस कंट्रोल्ड मैनर में एक लिमिट तक ही हो सकती है। ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ इफ कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीचेज अबव 13%। 13% से अगर ऊपर एल्कोहल ईस्ट में बल गया तो वो उसके लिए ही जहर बन जाता है। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट इज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर फर्दर ब्रेकडाउन। अब इसके आगे की कहानी में क्या होगा कि जो फाइनल प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का जो कि पायरुवेट है, अब उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में आगे की प्रोसेस के लिए कब? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब। राइट, फाइनल आगे बढ़ाया जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम इज डन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड NADPH। अब आप क्या देखोगे? यहाँ पे एक लिंक रिएक्शन होगी जहां पे पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम में। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन, जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से लिंक कर रही है। इतना समझ में आया? इसको हम और क्या बोल रहे हैं? लिंक रिएक्शन बोल रहे हैं। नाउ लुक ऑक्सीडेशन। अब आगे देखो द एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर द साइक्लिक पाथवे कॉल्ड TCA साइकिल और क्रेब साइकिल। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहां जाएगा? ये क्रेब साइकिल के पास जाएगा, KC के पास जाएगा, जिसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, एक चीज यहां पे समझ लो कि जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है वो एक साइक्लिक स्टेप है और इसको याद करने का मैंने मल्टीपल टाइम तरीका बताया हुआ है। उस तरीके से याद रखना कि होता क्या है। यहाँ पे एक बार समझा दे रहा हूँ कि ग्लूकोज हो चाहे फैटी एसिड हो वो सब एसिटाइल कोएंजाइम वगैरह में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोस्ट फेवर जो हमारा सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज ही है, बट यहाँ पे प्रोटीन और फैट भी यूज हो जाते हैं जो कि इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोएंजाइम वगैरह में प्रोसेस में देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा? सिट्रिक एसिड में। सिट्रेट में वो आइसोसिट्रेट में, अल्फा कीटोग्लिसरेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इस तरीके से कहानी चलेगी। समझ रहे हो क्या हो रहा है? याद करने का तरीका, ओ सिट्रिक एसिड इज अ सो स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल, ऐसे याद कर सकते हो। ओ मतलब ऑक्जेलोएस्टिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में रिसीव किया, बन गया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड, इज मतलब आइसोसिट्रिक एसिड, ए मतलब अल्फा कीटोग्लिसरेट, सो मतलब सक्सिनाइल कोएंजाइम में, सो स्टूपिड मतलब सक्सिनिक एसिड, फनी मतलब फ्यूमरेट, मॉलिक्यूल मतलब मेलेट, ओ सिट्रिक एसिड इज अ सो स्टूपिड फनी मॉलिक्यूल। याद हो गया?
बस याद रखो हो क्या रहा है यहाँ पे, पहली स्टेप को आप कंडेंसेशन बोल रहे हो, जहां पे आप क्या देख रहे हो, कंडेंस हो रहा है कौन, सिट्रिक एसिड, किससे, एसिटाइल कोएंजाइम में और 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम में और 4 कार्बन के ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को लेके क्या बन गया, 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बन गया, सिट्रेट बन गया। याद रखना इनमें 30 में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इस पर्टिकुलर सिट्रिक एसिड में, सिट्रेट में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसीलिए इसको टीसीए साइकिल बोल रहे हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं, राइट। और इसको और क्या मेंशन करते हैं, इसको हम क्या मेंशन करते हैं, क्रैब साइकिल भी मेंशन करते हैं। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रिक एसिड में, बस होता क्या, एक बार वाटर लगता है, एक बार हट जाता है, राइट। आइसोसिट्रिक एसिड से क्या होता है, अब यहां से एनर्जी शुरू हो जाएगी निकलना, सब आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा ग्लूटेट में बदलेगा, यहाँ पे एक NADH रिलीज होगा, राइट, और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अगली स्टेप पे एक और NADH रिलीज होगा, एक और कार्बन डाइऑक्साइड। अगली स्टेप पे एक ATP या GTP बनेगा, नेक्स्ट उसके अगली स्टेप पे एक FADH2 रिलीज होगा, इससे अगली स्टेप पे एक पानी पिएगा, एक बार पानी पी के फिर से एक NADH रिलीज कर देगा। हो गया ये प्रोसेस कंप्लीट, आया समझ में। अब यहाँ पे देख भी लो कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हैंस क्रैब, उन्होंने 1940 में साइकिल को क्या किया, डिस्कवर किया था, और उनको इसके लिए आगे आने वाले भविष्य में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ था, राइट। इसी को बाद में क्या कहा गया, TCA साइकिल कहा गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहा गया, क्योंकि इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड क्या बनता है, इनिशियल प्रोडक्ट क्या बनता है, सिट्रिक एसिड, जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल कंबाइन होता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ एंड वाटर के साथ, एंड वाटर यहाँ पे प्रोड्यूस होता है सिट्रिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस टू रिलीज COA। आप क्या देखोगे इस प्रोसेस में, आप क्या देख रहे हो इस प्रोसेस में, क्या हो रहा है कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, और आप यहाँ पे देखो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड यूटिलाइज हो रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम यूटिलाइज हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे होते हैं, और फाइनली इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं, और बन के आता है सिट्रिक एसिड। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्रोड्यूस कितने करता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है पायरुविक एसिड के अलोंग विद ATP एंड NADPH2, जबकि जब ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद आगे की प्रोसेस में कन्वर्ट होते हैं तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम में सिर्फ 2 कार्बन रह जाते हैं, और 2 एसिटाइल कोएंजाइम में क्या करते हैं, इस प्रोसेस में एंटर करते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट एंड कंप्लीटली डिग्रेडेड कैप साइकिल टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ एंड सो ऑन, राइट। आगे क्या बोला जा रहा है कि नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि जो बचे हुए जो अब एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल है वो एंटर करके कुछ अमाउंट ऑफ NADH, कुछ अमाउंट ऑफ ATP और कुछ अमाउंट ऑफ FADH2 को प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। ये आपकी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की बात होगी। अच्छा, एक बात जरूर याद रखना कि ये जो साइकिल चल रही है, दिस साइकिल इज परफॉर्मिंग इन मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये साइकिल आपकी कहां परफॉर्म हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में परफॉर्म हो रही है। आगे आते हैं और हमने ये समझना है कि जो TCA साइकिल चली थी उसमें हमारे पास 3 NADH एक बार में और 3 NADH एक और बार में, तो 6 NADH बने थे, 2 FADH2 और 2 ATP बने थे। सम टोटल अभी तक हम काउंट करें तो चीजें हमारे पास जो बन के आई थी वो क्या थी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि टोटल देखो 6 NADH क्रैब साइकिल में और 4 पहले बन चुके थे, तो टोटल 10 NADH प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, ठीक है। और 2 FADH2 बनते हैं, कितने, 2 FADH2, कितने FADH2, 2 FADH2। और ATP कितने बनते हैं, टोटल 4 ATP डायरेक्टली बनते हैं। ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल का प्रोडक्ट है। ये क्या है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल का प्रोडक्ट है। अब ये जो NADH2 है ये कॉम्प्लेक्स 1 के पास आता है। कॉम्प्लेक्स 1 पे आने पे जब ये अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, फिर से ये NAD+ और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये इससे मूव कर रहा होता है तो यहाँ पे H+ आयन पंप होते हैं, एक NADH से 4 H+ आयन पंप होते हैं कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू। जब ये साइटोक्रोम, ये जो Q मॉलिक्यूल होता है ये इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा कॉम्प्लेक्स 3 से, तब यहाँ पे दोबारा से 4 मॉलिक्यूल पंप होंगे, राइट। जब ये साइटोक्रोम C के थ्रू कॉम्प्लेक्स 4 पे पहुंचेगा तब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, 2 H+ आयन पंप होंगे। आप यहाँ पे सम टोटल क्या देखोगे, फाइनली इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव कर लेगा, हाफ ऑक्सीजन रिसीव करेगी और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन काम करती है। यहाँ पे देखो टर्मिनल ऑक्सीडेशन में क्या बोला जा रहा है, नेम ऑफ ऑक्सीडेशन फाउंड इन द एरोबिक रेस्पिरेशन दैट अकर टुवर्ड द एंड ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड इन्वॉल्व द पासेज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑफ रिड्यूसिंग कोएंजाइम टू ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। फाइनली आप क्या देखोगे, ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। इज इट क्लियर, ऑक्सीजन फाइनली वाटर में कन्वर्ट हो रही है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हो रहा है, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ये क्या है भाई, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, through which the electron passes from one carrier to another inside the inner mitochondrial membrane is called electron transport chain, also called mitochondrial respiratory chain। इसी को हम mitochondrial respiratory chain भी बोल रहे हैं। Is it clear? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे पास हो रहे हैं।
आप आगे समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन जो मूव हुए रहे हैं, कराए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं बाय NADH ड्यूरिंग द citric acid cycle is oxidized by NADH dehydrogenase। एक्चुअली में अब ये इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, NADH dehydrogenase, जिसको आप कॉम्प्लेक्स 1 बोल रहे हो। इलेक्ट्रॉन आर द एंड द इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू यूबिक्विनोन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन के थ्रू कहा जाएंगे, आगे इनर मेम्ब्रेन में पास होंगे और यूबिक्विनोन इनको रिसीव करेगा और फिर क्या करेगा, आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा। सिमिलर मैनर में एक कॉम्प्लेक्स 2 होगा जो क्या रिसीव करेगा, FADH2 को रिसीव करेगा और FADH2 से इलेक्ट्रॉन BC यूबिक्विनोन को जाएंगे और फिर ये यूबिक्विनोन आगे कॉम्प्लेक्स 3 को ट्रांसफर कर देगा। कॉम्प्लेक्स 3 को हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे कैरियर से, 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर तक, तो आप क्या देखोगे इस प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा। राइट यहां पे किसका ट्रांसफर हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का। इसी प्रोसेस में आप क्या देख रहे हो, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है उस समय H+ आयन भी पंप हो रहे होते हैं। राइट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ये इन द एंड आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है कि 3 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं और एक FADH2 से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के। आगे समझिए, ये प्रोसेस ATP सिंथेज कहलाती है, ATP सिंथेसिस कहलाती है, जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ATP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो रही है। किस एंजाइम की मदद से होती है, कॉम्प्लेक्स 5, जिसको आप ATP सिंथेज भी बोल रहे हो। समझो यहाँ पे प्रोसेस को समझो, प्रोसेस कहलाई जा रही है। यहाँ पे देखो, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज यूज्ड टू ATP व्हेन ATP ऑफ विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेज व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर कॉम्प्लेक्स F0 एंड F1 कॉम्प्लेक्स। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या देखोगे, एक एंजाइम इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में जिसको हम नाम दे रहे हैं ATP सिंथेज। ATP सिंथेज में आप क्या देख रहे हो, एक मॉलिक्यूल कौन सा इन्वॉल्व है, एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है F0 और दूसरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है F1। राइट आप क्या देखेंगे, F1 पार्ट क्या है, पेरिफेरल पार्ट है। F1 इज पेरिफेरल पार्ट, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसमें आप क्या देखोगे, साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP है फ्रॉम ADP, जहां पे आप क्या देखोगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे यूटिलाइज होगा। यहाँ पे क्या देखते हो, जब ATP बन रहा होता है तो एक ADP मॉलिक्यूल और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है और ATP बनता है। ATP बनने की प्रोसेस आपकी इस पर्टिकुलर F1 पार्टिकल में इन्वॉल्व है। ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड F0 पार्टिकल, और ये प्रोसेस मैट्रिक्स साइड में है, ये मैट्रिक्स है जिस साइड में ये प्रोसेस परफॉर्म हो रही है। इज इट क्लियर? नाउ आगे देखो, F1 is a peripheral membrane protein complex having the site for synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate। यहाँ पे आप क्या देखोगे, site for the synthesis of ATP present होगी। F1 क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो क्या करती है, चैनल की तरह काम करती है, चैनल बनाने के लिए काम करती है। राइट इस पर्टिकुलर प्रोटीन से आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 2 H+ आयन पास थ्रू द F0 कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। एक्चुअली में यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे 3 H+ होने चाहिए। 3 H+ आयन जब इस प्रोसेस से पास हो रहे होते तो एक ATP बनता है, इसीलिए एक FADH2 10 H+ आयन पंप कर पाता है, तो 10 के रेस्पेक्ट में आप क्या देखते हो, 3 ATP बनते हैं। जब 3 करके 3 बार H+ आयन मूव करते हैं तो आप क्या देखोगे, 3 ATP बन जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं एक NADH से 3 ATP बनते हैं और जबकि एक FADH2 से 2 बनते हैं। 2 इसलिए बन पाते हैं क्योंकि FADH2 जो कॉम्प्लेक्स 2 पे जाके ब्रेक होता है उससे कोई H+ आयन पंप नहीं होता, जबकि 3 और 4 से H+ आयन पंप होते हैं और टोटल 6 पंप हो पाते हैं। तो 3 करके जब वो 2 बार में अंदर आएंगे तो आप क्या देखोगे, 2 ATP के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। इज इट क्लियर? इतना समझ में आया क्या? अब आगे बढ़िए और समझिए एम्फीपैथिक पाथवे को या एम्फीबोलिक पाथवे। व्हाट इज एम्फीबोलिक पाथवे, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखो ग्लूकोज, ये बात तो एकदम सत्य है, इस बात को कोई नकार भी नहीं सकता कि ग्लूकोज क्या है, सबसे ज्यादा फेवर्ड सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन का, कि रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा अगर किसी को फेवर किया जाता है ग्लूकोज को। और ये बात बच्चा जानता है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, बेस्ट फेवर्ड सब्सटेंस है। जो इंजाइम है, इंजाइम पे बाइंड करने की जो सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है, बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है, वो पर्टिकुलर ग्लूकोज की होती है और इसको नेचर ने ही फेवर भी किया है। क्लियर है? हम बात करें अगर अदर कार्बोहाइड्रेट की, कि ऑल कार्बोहाइड्रेट यूजुअली कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज। यस, जितने भी अदर कार्बोहाइड्रेट हैं, अदर जो कंपोनेंट है, वो अगर इस पाथवे में रेस्पिरेशन में एंटर करना चाहते हैं तो उनको पहले क्या कन्वर्ट होना होगा, पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होगा बिफोर यूज फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में यूज होने से पहले वो क्या करेंगे, अपने आप को कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज में।
सिमिलर मैनर में फैट नीड टू ब्रेक डाउन इनटू द ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड विच फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू द एसिटाइल कोएंजाइम एंड एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे। अब आप फैट की बात करें तो फैट क्या करता है, फैटी एसिड, और फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। फैटी एसिड धीरे धीरे जब ब्रेक होते हैं तो आप क्या देखो, एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर कर जाता है रेस्पिरेशन में। ये ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो रहा, इसका जो इंटरमीडिएट है उसमें कन्वर्ट हो रहा है, वो किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से पाथवे इन्वॉल्व होगा। प्रोटीन आर ब्रोकन इनटू द अमीनो एसिड एंड फर्दर एंटर इन द क्रेब साइकिल। प्रोटीन क्या करेंगे, ब्रेक होके क्रेब साइकिल के इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होंगे, और फाइनली आप क्या देखोगे, वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। आप इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भी आप एक चीज देखेंगे कि एक चीज अगर टूट रही है तो दूसरी बन रही है, राइट। एक चीज का कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो दूसरे का एनाबॉलिज्म हो रहा है, राइट। रेस्पिरेशन में भी ऐसा होता है। तो आप क्या देखेंगे, सो रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक पाथवे, कि यहाँ पे ब्रेक डाउन भी होगा सर, यहाँ पे सिंथेसिस भी होगी, यहाँ पे ब्रेक डाउन भी होगा और यहाँ पे सिंथेसिस भी होगी। दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस इज एम्फीबोलिक पाथवे। मैंने बहुत ही क्रिस्प मैनर में, बहुत ही प्रिसाइज मैनर में, बहुत ही सुकोड़ के, कंप्रेस करके इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मजा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा। इसका ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एक बार मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय परम सर, यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैंने पहले रेस्पिरेशन की बात की, इस पर्टिकुलर प्रोसेस की बात की, मैंने मेंशन किया साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस परफॉर्म हो रही है। यहाँ पे एनर्जी करेंसी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोल रहे हैं। प्लांट में वो अपना काम खुद कर सकते हैं, ओन गैसेस एक्सचेंज की खुद से कर लेते हैं, इनको अदर की जरूरत नहीं है। आरक्यू वैल्यू के रेस्पेक्ट में हमने देखा कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है और कितना ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है। यहाँ पे हमने वैल्यूज को देखा कि कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए और फैट के लिए इस वैल्यू का क्या आंसर आएगा, क्या क्या इन पे होते हैं। रेस्पिरेशन में बात करें तो एरोबिक है, एनारोबिक है। एनारोबिक में हमने मेंशन किया था कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस आ जाती है। एरोबिक में ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस है, और एरोबिक में आपको ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल और टर्मिनल ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्लाइकोलाइसिस की हमने बात की, ग्लाइकोलाइसिस एक 10 स्टेप प्रोसेस है। यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेप में आप क्या देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप एंजाइम इन्वॉल्व होंगे और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट प्रोड्यूस होंगे। इन द एंड आपने ये देखा था कि 2 एटीपी नेट मिले थे, 2 एनएडीएच मिले थे, दोनों से मिला के जब एनर्जी देखोगे तो करीब करीब 8 एटीपी बन के आएगी। जब आप फर्मेंटेशन की बात करोगे तो यहाँ पे आपने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करते हैं, जो कि मसल्स और ईस्ट में परफॉर्म होती है। फाइनली लिंक रिएक्शन की बात करें तो पायरुविक एसिड का कन्वर्जन होता है एस्टाइल कोएंजाइम में, इसी को लिंक रिएक्शन बोलते हैं। एस्टाइल कोएंजाइम में फिर आपका इन्वॉल्व हो जाएगा क्रेब साइकिल में, और क्रेब साइकिल को टीसीए साइकिल बोलते हैं, और इन द एंड एटीपी, FADH2 और NADH बनते हैं, और हमारी ये प्रोसेस परफॉर्म होती है मैट्रिक्स के अंदर। फाइनली ये NADH, FADH2 और जो मॉलिक्यूल है वो एंटर कहाँ पे करते हैं, TCA साइकिल में, जिसमें इन द एंड आप क्या देखते हो, ATP प्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू ये क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक मॉलिक्यूल FADH से 2 ATP बनते हैं, और एक NADH के मॉलिक्यूल से कितने, 3 ATP बनते हैं, राइट। सो ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े तो देखेंगे ATP सिंथेसिस की प्रोसेस, जहाँ पे F0 F1 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, जो 3 H+ आयन मूव करने पे एक ATP को प्रोड्यूस कर देता है। और फाइनली मैंने समझाया कि ये एक एम्फीबोलिक पाथवे है, यहाँ पे आप क्या देखो, ब्रेकडाउन भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपका सिंथेसिस भी इन्वॉल्व है, राइट। सो ये बहुत ही क्रिस्प में इस चैप्टर को मैंने कवर किया। नेक्स्ट इसी तरीके के अगले सेशन में, अगले माइंड मैप सेशन में मैं रेस्ट चीजों को और कवर कराऊंगा, ठीक है। आज के इस सेशन को यहाँ पे एंड अप करते हैं। ये आपका कंपोनेंट, ये जो आपके पीपीटी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत, परेशानी या कोई दुविधा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अगर नहीं है तो बहुत प्यारा सा एक कमेंट अपना जरूर मेंशन करिएगा, जिससे हमको और एनर्जी मिले आपको कंटेंट जल्दी जल्दी डिलीवर करने की, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए, धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में।